नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी सिविक्स उसका पहला अध्याय जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यह अध्ययन ठीक ढंग से हो, कहीं से परीक्षा में प्रश्न आए तो हम उसे ठीक ढंग से कर पाएँ। तो देखिए, पहले अध्याय का जो नाम है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ है। अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसमें अर्थ हम समझेंगे कि राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है। पहले अध्याय में जो चैप्टर का नाम उसे समझ लेते हैं। चुनौतियाँ तो चैलेंजेज हो गए, आप तो जानते ही हैं। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई राष्ट्र होता है तो आप जानते हैं किसी राष्ट्र के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, वो 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या हो गई, भूभाग हो गई, संप्रभुता हो गई और सरकार हो गई। ठीक है, क्या क्या हो गए? जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ये 4 तत्व होते हैं और इसमें सभी तत्वों में से सबसे प्रमुख तत्व संप्रभुता को माना जाता है। संप्रभुता का मतलब कि जिसके आंतरिक और बाह्य फैसले लेने का अधिकार जब वहाँ की निर्वाचित सरकार को होता है तो उसे संप्रभुता कहा जाता है। जैसे आप अपने शरीर पर संप्रभु हैं, आप जिन अंगों को जो आदेश देते हैं, जिस भी अंगों को, वो काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब हमारा राष्ट्र इसी को बनाने में चुनौतियां कौन कौन सी आ रही थी। कब की चुनौती की बात हो रही है? जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? आज़ाद होता है। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान 2 भागों में ये देश हमारा बँट चुका था। एक भारत और एक पाकिस्तान, इन 2 राष्ट्रों में बढ़ चुका था। माउंटबेटन योजना के तहत अभी इसमें आगे आएगा। तो जब 2 राष्ट्रों में बढ़ चुका था ये देश, एक भारत एक पाकिस्तान में, तो जो भारत के राष्ट्र का निर्माण हो रहा था उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्र निर्माण का मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से राष्ट्र का एकीकरण करना। क्या करना? राष्ट्र का एकीकरण करना, जिसकी साझी संप्रभुता हो, साझी संस्कृति हो, साझी भाषाएं हो, है ना, और सभी का सामूहिक उत्थान हो। ऐसी क्रिया में क्या होता है? संपूर्ण समाज का, किसका? संपूर्ण समाज का विकास। संपूर्ण समाज का विकास हो किसके द्वारा? वहाँ की, दिखाई हो रहा ना, वहाँ की सरकार द्वारा, और प्लस वहाँ की जनता। ये सभी लोग मिल करके किसका विकास करेंगे? अपना ही विकास करेंगे, और वहाँ की जनता की, वहाँ के लोगों का विकास करेंगे। क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो ऐसी अवधारणा को ही हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करना। तो आपने देखा कि राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है कि एक राष्ट्र का निर्माण 4 तत्वों से मिलकर होता है। जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ठीक है, निर्माण का मतलब एक तरह से यही हो गया कि हम जो भौगोलिक सीमाएं जो विभिन्न तरीक़ों से विभाजित थी, उन सबको बांध देना। बांधने का मतलब था कि उनका संपूर्ण विकास करना, और जिसके लिए वो विकास किसके लिए हो? वो साझा विकास हो, सभी के लिए हो, उस राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं उस सभी के लिए हो। सरकार और जनता मिल करके उस राष्ट्र का विकास करती हो। अब देखिए, अब हमें देखना है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या हैं। क्या देखना है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? आज़ाद होता है। ठीक, जब आज़ाद होता है यह देश हमारा 15 अगस्त 1947 को, तो आप जानते हैं कि 14 अगस्त को ही 14 और 15 अगस्त को ही विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि उस समय
जो राष्ट्र होता है भारत, वो दो राष्ट्र में विभाजन होता है। क्यों शुरू हो जाती है प्रक्रिया? क्योंकि उस समय के जो मुस्लिम लीग के नेता जो थे, कौन? ये मुस्लिम लीग के जो नेता थे, मुख्य नेता, उनका नाम था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अब जिन्ना साहब क्या करते हैं, जिन्ना साहब क्या करते हैं, पूरा नाम इनका है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम द्विराष्ट्र सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, और द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब कि एक को भारत आप बनाइए और एक को पाकिस्तान बनाइए। कारण ये था इनका कुछ उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ भी छिपा हुआ था, क्योंकि उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, अन्य यहाँ पर लोग हुआ करते थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि अगर देश हमारा आज़ाद होता है तो हम जो है प्रधानमंत्री का पद हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी तरह से अगर राष्ट्र को दो भाग में बांट ले जाते हैं तो मान के चलिए कि एक राष्ट्र का मुखिया के तौर पे हमारी जो है छवि उभर के आएगी, हम उसको इसका लाभ मिलेगा। इसी के चलते ये क्या करते हैं कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत देते हैं, और ये इन्हीं को कहा जाता है कि मुस्लिम लीग जो है किसका देती है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, है ना। द्विराष्ट्र का जो है ये क्या करती है भैया, सिद्धांत देती है, और ये चाहती है कि भारत और पाकिस्तान में जो है, इंडिया और पाकिस्तान में जो है ये बट जाए राष्ट्र, ताकि हम वहाँ के एक तरह से कार्ता धर्ता बन जाएं। होता क्या है कि जब हमारा देश बट जाता है तो बंटता किस पर है, तो उस समय के अंतिम वायसराय रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होते हैं? अंतिम वायसराय होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये वही बेटन थे जो गांधी जी को मनाने में काफ़ी भूमिका निभाए थे, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि हमारा देश भारत और पाकिस्तान में बटे, ठीक है। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत का विभाजन होता है तो वो विभाजन मेरी लाश से होकर जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि गांधी जी को मनाने के लिए ये बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन और वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, ये लोग मिल करके क्या करते हैं कि गांधी जी को मना लेते हैं कि आप ये जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें सबकी भलाई है और राष्ट्र को बांट देना और सही ढंग से शासन करना ही ठीक है। तो आप देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना ये 3 जून को लागू होती है। 3 जून को ये पारित होता मामला, 3 जून 1947। इसी के तहत भारत का विभाजन हो जाता है, और 15 अगस्त को, 15 अगस्त क्या, आप 14 से 15 अगस्त लिख सकते हैं इसको, 14 से 15 अगस्त को, 14 से 15 अगस्त 1947 को देश हमारा बंट जाता है आज़ादी के साथ ही। यानी एक तरफ देश में माहौल का, एक तरफ देश में खुशी का माहौल होता है, तो एक तरफ जो है देश में बहुत ही तनावपूर्ण और गम का भी माहौल होता है, क्योंकि देश के दो भाग हो चुके थे। अब देखिए इसमें दिक्कतें क्या आती हैं, चुनौतियां क्या आती हैं। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि 14 से 15 अगस्त की रात्रि में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू बनते हैं, नेहरू जी एक भाषण देते हैं। ये पूछता है आपसे परीक्षाओं में, ये है भाषण का नाम, इसका नाम है कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या नाम है इसका? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। ये चिर लिखा हुआ है भाई, भाग्यवधू से
चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या नाम था? चिर प्रतीक्षित भेंट। अब देखिए, भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब वो आता है, एक तरह से इसका शाब्दिक अगर देखा जाए तो मतलब भाग्य से किया हुआ वादा, भाग्य से किया हुआ वादा जो लंबे समय से किया, चिर मतलब हो गया लंबे समय से, है ना। और भाग्य से किया हुआ वादा, वधू किसको कहा गया है? यहाँ आज़ादी को कहा गया है। यानी जो हमने वादा किया था अपनी भाग्य से कि हमें एक लंबे समय के बाद आज़ादी मिल जाएगी, वो आज़ादी हमें मिल गई है ना। किसको मैंने तोड़ दिया? भाग्य मतलब जानते हैं, किस्मत आगे की। वधू आज़ादी को बोले हैं ये। चिर मतलब लंबा कार्यकाल, है ना। प्रतीक्षित भेंट मतलब जिसकी प्रतीक्षा थी उससे हमें क्या हो गया? मिलन हो गया। यानी भाग्य से जो है किया गया वादा, एक पूर्व निर्धारित मुलाकात हमसे पूरी हो गई, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसी को हिंदी में लिखते हैं ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। क्या लिखते हैं हिंदी इसको? अंग्रेजी में ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ये है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, डेस्टिनी है, ठीक है। ये अंग्रेजी में ये भी है, ये अंग्रेजी में है। तो आपको दोनों याद रखना है कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये उसमें भाषण देते हैं, ठीक है। भाषण जो होता है, ये जो पुरानी संसद है जिसमें पहले हम लोग कानून निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी पुरानी संसद में ही सेंट्रल हॉल से ये जो है, सेंट्रल हॉल में सबसे पहले वहाँ पर आज़ादी के बाद तिरंगा फहराया जाता है। एक तरह से संसद जो पुराना हॉल है उसके ऊपर तिरंगा फहराया जाता है और वहाँ पर ही भाषण दिया जाता है। बाद में 16 अगस्त को आप देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो लाल किले की प्राचीर दीवार से जो है सबको वहाँ पर 16 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। 16 अगस्त को ये जो है लाल किले की जो है प्राचीर दीवार से, कहाँ से? जो प्राचीर दीवार है एकदम से, वहाँ से जो है तिरंगा फहराते हैं और वहाँ से भाषण देते हैं। तो आपको यहाँ जानने के बाद अब आप देखिए इसमें क्या होता है। आपका फिगर अगर आप देखेंगे आप उसमें, तो ये वाली घटनाएं आपको उसमें दर्शाई गई हैं। फिर देखिए कि क्या होता है। अब देखिए जब ये भाषण होता है उसके बाद हमको पढ़ना है उसमें एनसीईआरटी में कि उसमें 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, है ना। क्या चीज़? चुनौतियां, कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी। देखिए अभी जल्द ही देश हमारा संक्रमण काल से आज़ाद हुआ था, एक तरह समझ लीजिए अंग्रेज़ों के एक लंबी गुलामी से लगभग 200 साल। 1600 में अंग्रेज़ आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, अंग्रेज़ों ने पैर फैलाना शुरू किया। उसके बाद जाकर के 1947 में यहाँ से जाते हैं। हालांकि आते ही राज्य नहीं करना शुरू करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग 200 साल तक जो है राज्य करते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं। तो एक लंबा कार्यकाल है और उस लंबे कार्यकाल में वो अपने तरीके से चलाने के लिए लोगों को किस तरह से प्रशासनिक दृष्टि से विकसित किए थे, यहाँ का राज्यों का प्रशासन किस तरह से चल रहा था, अलग अलग था। जब अंग्रेज़ आक्रमण करते हैं, अगर ये भारत है तो अंग्रेज़ जब आक्रमण करते हैं तो इसके 2 हिस्से पर आक्रमण, इसका 2 भाग एक तरह से बंट जाता है। एक जो होता है वो बनता है ब्रिटिश भारत। क्या बनता है भाई? मात्रा की मैं त्रुटि बहुत करता हूँ, ठीक है। एक बनता है ब्रिटिश भारत, एक बनता है ब्रिटिश भारत और एक बनता है जो है रजवाड़े, ठीक है। ये जो है रजवाड़े। ये 2 भागों में भारत बटा हुआ था। बटा हुआ क्या था? वो बांट ही देते हैं जब आक्रमण करते हैं तो। यानी जिसने अधीनता सीधे स्वीकार कर ली, जो हार गए उनसे,
उस पर उनका सीधा आधिपत्य हो गया अंग्रेज़ों का, वो बन गया ब्रिटिश भारत। कुछ लोग उनसे समझौता कर लिए कि भैया हमें पूरी सीट से उखाड़ के न फेंको, हम भी जो है आप जो चाहते हैं मैं वो चीज़ें पूरी करता रहूँगा और आप हमें अपने पद पे बना रहने दीजिए। तो वो हो गया रजवाड़े। यही रजवाड़े अंतिम में आप पढ़ेंगे कि बड़ी एक तरह से दिक्कत का कार्य करते हैं। अब ये जो ब्रिटिश भारत था ये सीधे अंग्रेज़ों के अधीन था। ये किसके अधीन था? ये अंग्रेज़ के अधीन था। इस पर अंग्रेज़ों का सीधा शासन हुआ करता था। ये यहाँ के जो राजा महाराजा थे ये राजाओं के अधीन था। ये किसके अधीन था? राजाओं के अधीन था। अब बात क्या होती है कि जब देश हमारा आज़ाद होता है सन 47 में, तो इसका विलय तो सीधे भारत में हो जाता है। क्या हो जाता है? विलय कहाँ हो जाता है भैया? भारत में। लेकिन इनका विलय जब होने को आता है तो इनके पास, ये भारत में विलय नहीं करते हैं, इनको 3 रास्ते दे दिए जाते हैं। किसके द्वारा रास्ते दिए जाते हैं? तो रास्ते दिए जाते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। भाई अंग्रेजी छोड़ के जा रहे थे। इनसे कहते हैं कि भैया आप चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, आप चाहो तो खुद स्वतंत्र रहो जैसे पहले थे। ठीक है, तो 3 ऑप्शन, या तो आप भारत में यानी यहाँ सीधे शामिल हो जाओ, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रहो। अब जब इनके पास 3 रास्ते खुल जाते हैं तो जानबे करते हैं इनका मन भैया और बढ़ जाता है। ये करते हैं खूब परेशान। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, और होते हैं इसमें मणिपुर। ये सब रियासतें मुख्य रूप से 4 रियासतें जो है क्या करती हैं? खूब परेशान करती हैं। हालांकि उस समय सभी रियासतों के पास अगर देखा जाए तो 40% भूभाग इनके पास था, 60% भूभाग इनके पास था। लेकिन हम चूँकि भारत का एकीकरण कर रहे थे तो हम 40% छोड़ कैसे देते, हमें उनको भी तो मिलाना था। इसलिए जो है क्या होता है कि इनको मिलाने की भी प्रक्रिया होती है। और चूँकि इनके पास जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ये चीज़ें ऑप्शन कौन देते हैं? ये अंग्रेज़ देते हैं ऑप्शन। अंग्रेज़ों ने इनको ऑप्शन दे दिया कि आप चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे स्वतंत्र हो जाइए। तो इनका थोड़ा मन और जो है कहते हैं ना कि बढ़ गया। अब आगे देखिए क्या होता है। फिर होता है इसमें कि अब जब ऐसे ही स्थिति आती है तो यहाँ पर चुनौतियाँ 3 तरह से खड़ी हो जाती हैं। पहली चुनौती थी कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आज़ादी के लड़ाई में शामिल सभी नेता अगर जो भी थे वो क्या वादा कर रहे थे जनता से कि आपको हम लोकतंत्र सरकार बना कर देंगे। तो सबको सबसे पहले तो कि लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, पहली चुनौती ये थी कि लोकतंत्र की हम स्थापना करेंगे। अब जहाँ पर राजाओं और अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, खैर अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन जहाँ पर राजे रजवाड़े हों वहाँ पर आप लोकतंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। यानी सीधे सीधे आप देखा जाए तो राजतंत्र से सीधे आप लोकतंत्र में जा रहे हैं, तो चुनौती तो रहेगी आपके सामने। ठीक है, तो पहली चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या थी? लोकतंत्र की स्थापना करना। और इसमें ये था कि भैया अगर लोकतंत्र की स्थापना करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको पहले अखंडता को बरकरार रखना पड़ेगा, लोगों की सामूहिक संस्कृति को बनाना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र तभी बनेगा जब एक सरकार का इसमें किसी को चयन किया। क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा अगर आप पढ़ेंगे इब्राहिम लिंकन की, तो जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है ना। तो अगर
जनता तभी चुनेगी जब वो एक अखंड भारत होगा, सबकी साझी संस्कृति होगी, तो एकजुट होंगे सभी लोग, ठीक है। और कुल मिलाकर के जो विविधताएं हैं, उस विविधता में जब एकता होगी, है ना, क्या होगी, कुल मिलाकर के जब इस पूरी विविधता में एकता होगी, तभी क्या होगा कि लोकतंत्र की आप स्थापना कर पाएंगे। क्योंकि साझी सामूहिक संस्कृति होगी तो लोग क्या करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार क्या करेंगे, चुनेंगे, चुनाव करेंगे, अपनी सरकार का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि लोकतंत्र की स्थापना करना, पहली चुनौती। और सबसे बड़ी चुनौती कि हमें राजतंत्र से कहाँ जाना है, लोकतंत्र में जाना है। दूसरी चुनौती देखिए क्या थी इनकी, दूसरी चुनौती इनकी थी कि जो है एकता के सूत्र में बांधना। सभी को क्या करना भैया, एकता के सूत्र में बांधना। क्या थी, एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है। बल्कि आप ये कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसे कर लीजिए पहला और इसे कर लीजिए दूसरा। अभी बताते हैं क्यों। क्योंकि जब तक सभी लोग एकता के सूत्र में, हमने कहा ना, देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया विविधता में एकता, जब तक आप एकता नहीं लगाएंगे, एकता के सूत्र में बांधना। देखिए देश आज़ाद हुआ, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जात समूह के लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद, तो सभी लोगों को, और राजे रजवाड़े भी बटे हुए थे, अलग अलग एक ही राज्य में जो है कितनी रियासतें कार्य कर रही थी, तो लोगों के चाल चलन, लोगों का तरीका सब कुछ बदला हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये था कि जब हम आज़ाद हो रहे हैं तो इन सबको एक ही सूत्र में बांधना है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इन लोगों को कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए, क्योंकि अगर एकता के सूत्र में बांधेंगे नहीं तो जो दूसरी चीज़ें हैं, लोकतंत्र की स्थापना करना, हम वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र के लिए क्या होता है कि अपनी सरकार चुनने के लिए सभी लोग एकजुट होकर के किसी न किसी बंदे को आप चुनते हैं, और जब वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर से जो ये राजतंत्र वाली आदत है वो निकले पहले तक। तो एकता के सूत्र में हम लोग, सबसे पहली चुनौती थी कि सबको हम एकता के सूत्र में बांधें, क्योंकि उस समय जो है विविधताएं बहुत थीं। क्या था, विविधता। उस समय विविधता बहुत थी। ये भाई ये क्या है, चलो हटो। उस समय जो है विविधता बहुत थी। अब वो विविधता चाहे आप भौतिक देख लीजिए, भौतिक मतलब राज्यों के बारे में देख लीजिए, चाहे वो सांस्कृतिक देख लीजिए, सांस्कृतिक देख लीजिए, चाहे अन्य प्रदेश में आप देख लीजिए, सभी में विविधताएं थी और सभी को एकता के सूत्र में बांधना। और दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। और तीसरी चुनौती थी कि सामूहिक विकास करना। क्या करना है भैया, सामूहिक विकास करना। अब आप सोचिए कि केवल इससे से काम तो चलने वाला नहीं है कि भैया हम सबको एकता के सूत्र में बांध दिए और लोकतंत्र स्थापित कर दिए। आज भी लोकतंत्र है, अगर विकास रुक जाए तो कैसा लगेगा। वही वाली बात तब भी थी कि हर बंदे को जो है सामूहिक विकास चाहिए, और सामूहिक विकास तभी हो सकता है जब इस पर कुछ कार्य किया जाए। इसके अलावा केवल इससे काम चलाने से नहीं होने वाला है। और सामूहिक विकास तभी हो सकता है जब मुख्य रूप से आर्थिक विकास किया जाए, यानी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो है क्या हो, डेवलप हो। जब आर्थिक विकास करेंगे तो आर्थिक विकास जब किसका करेंगे भैया, राष्ट्र का।
तभी हर बंदे का जो है विकास हो सकता। सामूहिक विकास इसलिए लिखा गया है कि इसमें उस समय कुछ लोग धनाढ्य थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे। तो ज़रूरत क्या थी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका भी विकास हो, जो गरीब हैं उनका भी विकास हो, है ना, जो पिछड़े हैं चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, यानी हर परिप्रेक्ष्य में सबका विकास करना। यानी आपने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उसके सामने ये 3 भयंकर चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती आपने देखा कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि राष्ट्र पूरी तरह से विखंडित था। कहीं रजवाड़ों की रियासतें थीं तो कहीं ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत तो हमारे में सीधे विलय होता है जब हम आज़ाद होते हैं, लेकिन अभी मैंने जो बताया उधर कि ये लगभग 4-5 रियासतें थीं जो बड़ा आनाकानी कर रही थी। इनको अभी मिलाने का कैसे कैसे कार्य होता है इसको हम आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि हम वादा ही किए थे कि हम राजतंत्र ख़त्म करेंगे और लोकतंत्र लाएंगे, तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस राजतंत्र को समाप्त करके हमें लोकतंत्र लाना था। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती हो गई कि यही दोनों से तो काम चलेगा नहीं, उनका विकास भी करना था और महाकंगाली का दौर चल रहा था उस समय, है ना। जो लोग नेहरू को कोसते हैं वो लोग केवल अपने परिवार का उस दौर को याद करें जब उनकी चरम गरीबी थी, गरीबी उनके घर में चरम पर थी, तो पता चलेगा कि किस तरह से परिवार चलाया जाता है। और नेहरू तो देश चला दिए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ छोड़ा नहीं था, सब लूट ले गए थे। तो हमको उनका विकास भी करना था, और विकास तभी हो सकता है जब देश का या राष्ट्र का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। और आर्थिक विकास तभी होगा जब संसाधन हमारे पास होंगे। संसाधन हमारे पास थे नहीं, यानी हमें खूब ढंग से जूझना था। और सामूहिक शब्द इसलिए इसमें जोड़ा गया है क्योंकि उस समय भी आप जानते हैं कि रजवाड़े थे, कुछ लोगों के पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा थे, संसाधन ज़्यादा थे, इसीलिए तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि का विभाजन किया गया, आवंटन किया गया, उससे कोई चैलेंज न कर पाए। भाई अगर राजाओं के पास 10 बीघा ज़मीन और किसी के पास 1 बिस्वा भी नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो विकास सबका करना था, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, सबका विकास करना था। इस अवधारणा से चलना था हमें आगे, ठीक है। अब देखिए तब क्या होता है। अब ये 3 चुनौतियाँ आप पढ़ लिए। अब अपने एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 3 चुनौतियों के बारे में देखिए। अब हाँ, इसके आगे आप देखेंगे तो सबका वक्तव्य दिया हुआ है। जैसे अभी मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा है, मोहम्मद अली जिन्ना भी वही आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप अगर जो है हिंदू, अगर मुसलमान कई संप्रदाय में बटा हुआ है, जैसे शिया और सुन्नी में, तो उसी तरह हिंदू भी कई में बटे हुए हैं। कोई सिख बना है तो कोई जो है किसी और संप्रदाय को मानने वाला है ना, कोई ब्राह्मण बना है, कोई वैष्णव बना है, कोई खत्री बना है, कोई बंगाली बना है। ये कहना भाई किसका, ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना का कहना है। वही महोदय जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते तहस नहस कराए, सत्यानाश कराए। वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, चूँकि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और भारत में मुस्लिम, है ना, तो वो ये चीज़ें दे रहे हैं कि भैया अगर आप पाकिस्तान में आते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और उसी तरह से आपके एनसीईआरटी में देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 15 अगस्त सन 47 को जो भाषण देते हैं या जो पत्र निकालते हैं, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे साथ हमारे पड़ोसी मुल्क द्वारा चाहे वहाँ के अल्पसंख्यकों पर, अर्थात वहाँ के हिंदुओं पर चाहे जो जुल्म किए जा रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है हम उसकी तौहीनी करें और उनके साथ गलत व्यवहार करें। हमें उनके अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और जो है किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। अल्पसंख्यकों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप में अगली हेडिंग है विभाजन, विस्थापन तथा पुनर्वास। क्या है? विभाजन, फिर है विस्थापन और है पुनर्वास, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, विभाजन, विस्थापन और
पुनर्वास। ठीक, अभी देखिए होता क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है 3 जून को, 3 जून 1947 को अंतिम वायसराय होते हैं, अंतिम वायसराय होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये सब अपने आप में लॉर्ड लगाते थे, भगवान थे वो अपने आप को, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये महोदय क्या करते हैं, कहते हैं कि हम जो है जल्द ही आपको आज़ाद करेंगे देश को, और जो है देश का ये बंटवारा करा देते हैं, और 14 से 15 अगस्त को विभाजन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान में। यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है यह विभाजन हो जाता है। विभाजन में अब ये जो विभाजन होता है, देखिए पूछता है कि विभाजन का आधार क्या था। जो ये विभाजन होता है उसका आधार होता है धार्मिक आधार पर ही होता है। किस पर होता है भैया? धार्मिक आधार पर। मुख्य रूप से 2 धर्म, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ठीक है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। विभाजन के लिए 2 ही बात होती है कि हिंदू और मुस्लिम के रूप में इसका विभाजन हो जाएगा। विभाजन जब होता है तो जो ब्रिटिश भारत होता है ये तो सीधा क्या होता है कि भारत में विलय हो जाता है इसका। ब्रिटिश इंडिया का क्या होता है, भारत में सीधा विलय हो जाता है। लेकिन जो रजवाड़ों के पास रियासतें होती हैं, उन रियासतों के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो इंडिया, या तो पाकिस्तान, या तो फिर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रहो। ठीक, और यही मुद्दा बनता है मुख्य रूप से विवाद का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये होती है कि ये कहा जाता है कि आधार जो होगा ये क्या होगा, धार्मिक आधार होगा। विभाजन क्या होगा, धार्मिक आधार पे होगा। तो अब ऐसा था कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर ये भारत है मान लीजिए, तो पहले से ही इधर जो है मुस्लिम हो गए और इधर हिंदू बटे हुए हैं। ऐसा तो था नहीं कुछ, सब लोग कहीं हिंदू हैं, कहीं मुस्लिम हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ है ना। तो ये इस तरह से विभाजन कर पाना इतना संभव नहीं था। तो फिर होता क्या है, ये होता है कि जिन इलाकों में जो है, जिन इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा हों, कौन, मुस्लिम, उस इलाकों को क्या कर दीजिए आप, पाकिस्तान घोषित कर दीजिए। और जो शेष बच जाते हैं उन्हें क्या कर दीजिए भैया, भारत घोषित कर दीजिए, और वहाँ पर हो जाएंगे मुख्य रूप से हिंदू। ठीक, अब ऐसी बात जब होती है तो ये होता है कि भैया तब ये बताइए कि मुस्लिम जो है और उसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो मुख्य रूप से 2 भूभाग निकल के आते हैं। अगर आप इंडिया का नक्शा देखेंगे तो इधर का हिस्सा, और यहाँ आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, यानी इसे उस समय कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। और इसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहते थे, पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये होता है कि भैया ये हिस्सा जो है
और ये हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और इसके बीच का जो हिस्सा खाली है यहाँ से यहाँ तक, इन हिस्सों पर कह दिया जाए कि ये इंडिया के लिए हो जाएगा। ठीक है, बात बन जाती है, क्योंकि दो हिस्सों में जो है पाकिस्तान बंट जाता है। आज़ाद होते हुए हमारा हिस्सा करते हैं, हम भी बंटते हैं, खुद हम लोग भारत पाकिस्तान में, वो खुद बंट जाता है दो में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब क्या होता है देखिए कि इसमें कुछ लोग, दूसरी बात ये तो हो गई, पहली बात बटा कैसे। अब यहाँ दूसरी बात ये थी कि सभी की इच्छा नहीं थी यहाँ पर कि हम जो है सभी के इच्छा के खिलाफ यह बंटवारा होता है। कैसे भैया, देखिए ऐसे होता है बंटवारा कि जिन्हें आप कभी पढ़े होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां, क्या नाम है उनका, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें आप जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से। ये खुद जो है खान अब्दुल गफ्फार महोदय खुद जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या होते हैं, खिलाफ होते हैं। लेकिन इनकी भावनाओं का कोई कद्र नहीं किया जाता है, कद्र किए बिना विभाजन कर दिया जाता है पाक और भारत में। और इन्हें, खान अब्दुल गफ्फार महोदय को पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो जो जनता थी, जो नहीं भी जाना चाहती थी, लेकिन जिद के वजह से, बंटवारे की वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना की जिद की वजह से, बंटवारे की वजह से लोगों की भावनाओं का कोई कदर नहीं किया जाता है और भारत का बंटवारा होता है और लोगों को ज़बरदस्ती या तो उन्हें पाकिस्तान में या फिर भारत में जो है जाना पड़ता है। आप देखेंगे अगर तो यह विश्व की या कह लें अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी थी, सबसे बड़ा विस्थापन था, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित होना, है ना, सबसे बड़ा जो है उस समय का त्रासदी गिनी जाती है। लगभग 10 लाख लोग इसमें जो है, 5 से 10 लाख लोग जो है इसमें मारे जाते हैं, हत्याएं होती, नृशंस हत्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या ही याद रखा जा रहा है इस समय। राष्ट्र की नींव कितने आदर्श सिद्धांतों पर बनी है, ये तो केवल कह पाना, किताब में पढ़ पाना ही ठीक रहता है, ग्राउंड पे तो सारी बातें होती नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हाँ, एक समस्या और थी, एक बात और थी। समस्या क्या, एक बात और थी, वो भी बड़ी, अभी 2 बातें आपने देखा। जैसे तीसरी बात ये थी कि जैसे कुछ इलाके थे जो, जैसे कि एक पंजाब प्रांत था, है ना, पंजाब प्रांत था, और एक बंगाल, है ना। जैसे बंगाल जो बना हुआ है, आप इधर मेघालय है, इधर बना हुआ है ना ऐसे। अब देखते हैं कि ये जो है बंगाल है और इधर हम बोलते हैं इसको पश्चिम बंगाल, इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल। वो इसलिए कहा जाता है कि उस समय इसको पूर्वी बंगाल बोला जाता था। आगे की कहानी में आप देखेंगे तो इन्हीं लोगों की भाषा बंगाली हुआ करती थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कहते थे कि उर्दू बोलो। उसी के चक्कर में जो है लड़ाई होती है और जो है अवामी लीग के जो नेता होते हैं, है ना,
उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ता, उनकी हत्याएं होती हैं। अभी उनकी ही बेटी को यहाँ भारत में शरण दिया गया था, ये अलग की कहानी है, समय ज़्यादा जाएगा। आइए आप चलते हैं मुद्दे पर हम, ठीक है। देखिए, तो इन दो प्रांतों में क्या होता है कि विभाजन में बड़ी दिक्कत आती है। इनके जो है विभाजन में बड़ी समस्याएं होती हैं। समस्याएं क्या होती हैं भैया, कि ये इलाके ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम भी ज़्यादा थे और हिंदू भी ज़्यादा थे, यानी इसका विभाजन कर पाना बड़ा टेढ़ी खीर था, ठीक है। इसलिए था क्योंकि ये मान लीजिए पंजाब है, तो इसको प्रांत में कई प्रांतों में बांटा हुआ अगर पंजाब है, तो ये हिस्सा मान लीजिए मुस्लिम के लिए, ये तक हिंदू हैं, यहाँ मुस्लिम हैं, यहाँ हिंदू हैं, तो यहाँ हिंदू हैं, यहाँ मुस्लिम हैं। अब इसको बांट पाना बड़ा दिक्कत की बात थी। तो ऐसा लग रहा था कि क्या अब पंजाब के, और वही हाल बंगाल का भी था, क्या अब पंजाब के और बंगाल के जो राज्य हैं अब राज्य के रूप में नहीं बटेंगे, क्या उससे भी छोटी इकाइयाँ इसकी बन जाएगी, जैसे जिला और ब्लॉक स्तर पे क्या ये बंटवारा होने लगेगा क्या अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिक्कतें आ रही थी कि कहीं मुस्लिम कहीं हिंदू, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, मतलब दोनों लोग थे। और यहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा अगर देखा जाए तो पंजाब और बंगाल में ही होती है, क्योंकि यहाँ दोनों जो है हिंदू और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र दोनों था। जब बंटवारा होता है तो हिंदू लोग जो है मुस्लिम के इलाके में और मुस्लिम लोग जो है हिंदू के इलाके में जाना बंद कर देते हैं, ठीक है, उनसे बचते हैं, है ना। हालांकि वही लोग कभी पड़ोसी हुआ करते थे, कुछ लोग साथ भी देते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि 100% गलत ही होते हैं हर जगह और 100% सही ही होते हैं। आप अगर गदर मूवी देखेंगे तो उसमें तारा सिंह जो है जब जाता है पाकिस्तान, तो आप देखते हैं वहाँ मुस्लिम ही होता है जो उसको किस तरह से बचाता है। तो गदर 2 भी आई थी, उसमें उनका लड़का भी पहुँच गया पाकिस्तान, उसको भी बचाने का काम करता है वही, है ना। तो कहीं न कहीं कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, सब जगह अच्छे भी नहीं होते, सब जगह ख़राब भी नहीं होते। तो समस्या ये थी कि पंजाब और बंगाल में विभाजन किस तरह से किया जाए, क्योंकि लग रहा था कि भैया आप जो है ये जिला और ब्लॉक स्तर पे बढ़ जाएगा, यानी पंजाब के ज़िला कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान का ज़िला है या जो है हिंदुस्तान का ज़िला है। तो ये भी एक बात आ रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ, चौथी बड़ी बात क्या थी, चौथी बड़ी बात ये थी कि जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए भी दिक्कत थी कि इनको किस तरह से रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक थे और हिंदुस्तान में देखा जाए तो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो इनके लिए भी एक दिक्कत थी कि इनके लिए भी एक ऐसा कानून बनाना है कि जिससे इनकी भी हिफाजत हो सके, क्योंकि ऐसा दौर था कि लोग एक दूसरे पर आमादा थे मारने पीटने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप देखेंगे इसमें कि विभाजन का परिणाम क्या होता है। अब जो है आपके एनसीईआरटी में अगली हेडिंग है क्या, विभाजन के परिणाम, विभाजन का परिणाम। अब आप समझ सकते हैं कि विभाजन का परिणाम क्या होगा, कि जहाँ पर संप्रदाय या धर्म के आधार पर राज्य बंट रहे हों वहाँ परिणाम क्या होगा। परिणाम वही हुआ कि सबसे बड़ा स्थानांतरण घोषित हुआ इतिहास में, और लोग अपना घर छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके शिविर में रहने के लिए मजबूर हुए। कहाँ पर? शिविर में। ये लोग शिविरों में जो है लंबा समय बिताए। इन लोगों की जो है मौलिक अधिकार जो थे वो तो धज्जियाँ उड़ चुकी थी उसकी, ठीक है। खाने पीने के लाले पड़े थे, भूमि बंटवारा हुआ, ठीक है। इसके अलावा भौतिक विभाजन जब हो तो होता ही है, यानी कि जो परिणाम होता है कि इसका भौतिक विभाजन भी होता है। भौतिक मतलब ग्राउंड पे, है ना, भौतिक विभाजन भी होता है।
इतना ही नहीं, देनदारियों का भी बंटवारा हो गया। आपके एनसीईआरटी में लिखा है देनदारियों का भी क्या हो जाता है, देनदारियों का भी क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। भाई देनदारियों का मतलब जो रोज़मर्रा के सामान जो होते हैं, जैसे उस समय ऑफिस में अगर देखा जाए तो जो टाइपिंग मशीन वगैरह थी उसका भी बंटवारा हो गया है ना, उसमें अलमारियां तक बंट गई। इसके अलावा हुआ कि वहाँ के कर्मचारी जो होते हैं, कर्मचारियों का भी क्या हुआ, कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ है ना। तो इस तरह से बड़ी ही भयावह स्थिति हुई कि इसके अलावा इसका परिणाम अगर देखा जाए तो व्यापक नरसंहार हुआ। ठीक, लोग जो है अपनी इज्जत को बचाने के लिए भैया क्या क्या कर दिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को लोग क्या किए, हत्याएं कर दिए खुद, है ना, कि जिल्लत की जो है मौत से बढ़िया है कि कम से कम ठीक से मर सकें, इसलिए लोग अपनी घरों की बहन बेटियों की हत्याएं अपने हाथों से कर डाले। ठीक है, हाँ, तो ये सब होने के बाद जो है क्या होता है कि वित्तीय संपदा भी बढ़ती है, मतलब जो रुपए पैसे का भी बंटवारा होता। आप इसी में पढ़े थे कि आप जब पूरा पैसा भारत सरकार उनको नहीं चुकता करती है तो गांधी जी अनशन में बैठते हैं और इसी के चलते जो है उनकी हत्या भी होती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, गांधी जी की, क्योंकि मैं नाथूराम गोडसे को जी इसलिए नहीं लगाता हूँ कि वो महावायात इंसान था कि एक वृद्ध जो है पुरुष को गोली मार रही थी। हिम्मत अगर तो तुम मारते किसी अंग्रेज़ को जो इतना उत्पात यहाँ मचाए थे। गोली भी मार रहे हो तो उसको जो दो लोगों का सहारा लेके चल रहा है ना, तो हम तो सबसे बड़ा उसको आतंकवादी ही कहेंगे, है ना। हालांकि और लोगों का नज़रिया कुछ हो सकता है, उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो जो गोडसे था उसने इसी बात को लेकर के गोली मारी गांधी जी की। आगे देखिए क्या होता है, 5 से 10 लाख लोग जो है कि हत्याएं होती हैं। ये आंकड़ा एनसीईआरटी का है, बातें तो कुछ और ज़्यादा ही थी। 5 से 10 लाख जो है क्या होती हैं भैया, हत्याएं होती हैं। ठीक है, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इन सब के बाद भी जो यहाँ की सरकार होती है, एक तरह से जो कौमी सरकार होती है, हमारी जो कौम की सरकार होती है, इसे लिखा हुआ आपके में कौमी सरकार। कौमी सरकार का मतलब यही है कि ऐसी सरकार जो उत्पादन के साधनों पर लगभग सबकी हिस्सेदारी चाहती हो, है ना, किसी धर्म जाति के आधार पर या किसी संप्रदाय के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा न चाहती हो, है ना। क्योंकि जब भारत बटा था तो जिस तरह से मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग किए तो पाकिस्तान बटा, वैसे ही कुछ नेता ऐसे थे जो हिंदू थे और वो चाहते थे कि ये जो राष्ट्र है, भारत है, वो हिंदुस्तान बन जाए। यानी एक तरह से ये भी चाहते थे कि धर्म के आधार पर ये राष्ट्र बन जाए। लेकिन देखिए आज हमारा राष्ट्र कितना सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। सब लोग मिलकर भाईचारे से रह रहे हैं, वो बात अलग है। वाहियात और दुष्ट बंदा तो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, वो तो किसी उसका धर्म, उसकी जात तो कुछ होती नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। गांधी जी के शहादत के बारे में लिखा गया है कि वो जो है प्रार्थना सभा में जा रहे थे और उनकी दो जो सेविकाएं थे उसके कंधों पर अपने हाथ रखे हुए थे। नाथूराम गोडसे को ऐसा लगता है कि गांधी जी जो है राष्ट्र के लिए बहुत ही क्या हैं, हानिकारक हैं, ये मुस्लिमों का पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं,
इसी चक्कर में वो जो है, हालांकि वो पहले बहुत बड़ा अनुयायी रहता है गांधी जी का, और गांधी जी की उसने क्या की, हत्या कर दी। ठीक, और 30 जनवरी 48 को उसने गांधी जी पर गोली चला दी और गांधी जी की क्या हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में आगे क्या दिया गया है, अब रजवाड़ों का विलय की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, रजवाड़ों के विलय की। सबकी बात इसमें नहीं दी गई, हम कुछ कहानी के रूप में बता देंगे आपको, लेकिन कुछ की दी गई। जैसे इसमें दिया गया है, एक रजवाड़े की मुख्य बात दी गई है कि जो आंध्र प्रदेश की रियासत होती है, जो आंध्र प्रदेश की रियासत होती है उसको कैसे उसका विलय होता है। सबसे पहले देखिए दिया गया है आपके एनसीईआरटी में कि सरकार का इसमें नज़रिया होता है रजवाड़ों के विलय में कि आप हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दीजिए। विलय किस आधार पे होता है, ये होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या इसी को कहा जाए विलय पत्र। विलय पत्र की भाषा को अगर आप देखेंगे तो सबकी भाषा एक ही होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का राज्य का विलय किया गया हो, चाहे आंध्र प्रदेश का किया गया हो, जूनागढ़ का किया गया हो, मणिपुर का किया गया हो, कहीं का किया गया हो, सबकी भाषा सेम होती है, केवल लिखा होता है और नीचे उस पर जो है संबंधित जो है राज्य का जो राजा होता है उससे केवल हस्ताक्षर कराना होता है। तो जो लगभग सभी देशी रियासतें जो होती हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देती हैं भारत में विलय करने के लिए, लेकिन कुछ रियासतें होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं करती हैं, तो उनसे एक एग्रीमेंट कराया जाता है 1 साल के लिए। वो एग्रीमेंट का नाम होता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट पर साइन करने का मतलब था कि आप 1 साल तक यथावत बने रहेंगे, परंतु आप हमारे राष्ट्र के विकास में किसी तरह का बाधक नहीं बनेंगे। जैसे संचार की सुविधाएं, है ना, और व्यापार की सुविधाएं, है ना। अभी और आप देख सकते हैं जो रोज़मर्रा के काम आते हैं, आने वाली चीज़ें जो होने लगती हैं, है ना, परिवहन, इन सब का निर्बाध गति से आपके राज्य से भी कार्य होते जाएंगे, आप इसको रोकेंगे नहीं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक राज्य है और ये एक राजावाड़ के अधीन है, और इसने क्या किया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया है, यानी जो है इस पे स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन किया है। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे क्या किया है, उसने साइन किया है। और इधर भारत के में विलय हो चुका राज्य है, इधर भारत में विलय हो चुका राज्य है। तो अगर इस सीमा से जाना है तो ये नहीं कि इस पर ये जो है सीमा कर लगाएगा, है ना, परिवहन को रोकेगा, या इधर से आना है या इधर से जाना है तो ये राज्य रोकेगा, ऐसा नहीं करेगा। आप यथावत बने रहेंगे, जो भी कार्यक्रम आपके अनुसार चल रहे थे, जो भी आप उस राज्य से टैक्स ले रहे थे आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आप जो है कहीं विलय इस दौरान नहीं करेंगे किसी भी राज्य में जाकर के। ये नहीं कि आप पाकिस्तान में जाकर के मिल जाइए। 1 साल तक आपने हमसे हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया है और आप होल्ड पे हैं 1 साल तक, आप विचार कीजिए। ऐसा ही होता है जो है आंध्र प्रदेश के जो रियासत होती है उसके साथ, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक एक ठो देखते हैं। अब इसमें जो भारत सचिव होते हैं
उस समय, वो होते हैं वीपी मेनन साहब, वीपी मेनन। और जो देसी रियासतों और रजवाड़ों को एक करने का काम करते हैं, एकीकरण के भूमिका में जो होते हैं, जो एकीकरण करने का मुख्य दायित्व जिसका होता है, वो होते हैं वल्लभ भाई पटेल। ये करते क्या है कि पटेल जी की मुख्य भूमिका थी। पटेल जी शायद न होते तो हम इस तरह से मुंबई से, चाहे अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात, जम्मू कश्मीर से लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, केरल तक निर्बाध रूप से न चल पाते, ना जाने कितने हमें चुंगी नाकों से गुजरना पड़ता। ये कहते हैं कि ये अक्सर अधिकतम लोगों को मिला लेते हैं। केवल 4-5 रियासतें होती हैं, कितने कुशल होते हैं सोच लीजिए आप, कि पूरे भारत को एक कर लेते हैं। केवल 4-5 रियासतें होती हैं जो एक नहीं होती हैं। उनसे कहते हैं ठीक है भाई, आप जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं किए हैं, तो आप हमसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लीजिए और 1 साल तक आप यथावत बने रहिए, सोचिए विचारिए आप, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए हमें 3 चीज़ें केवल दे दीजिए। वो 3 चीज़ें कौन सी? विदेश नीति, संचार, विदेश संचार, और क्या कहते हैं, सुरक्षा या रक्षा। कहते हैं ये 3 चीज़ें हमें दे दीजिए, बाकी आप अपने पास रखिए और अपने आप जो राज्य कर रहे हैं, जिस तरह से चला रहे हैं, आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से 3 चीज़ों पर सहमति जो लोग नहीं विलय करते हैं, उनसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके, और ये 3 चीज़ों के लिए सरकार का नज़रिया होता है, 3 चीज़ों के लिए वो मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कुछ रियासतें तो ऐसी होती हैं जो इसमें बड़ी ही दुविधा में रहती हैं कि हम क्या करें। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की रियासत को अगर देखें तो वहाँ के राजा होते हैं राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह की कहानी ये थी कि राजा हरि सिंह पहले तो कहते हैं हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जब 20 अक्टूबर सन 47 को जब 10,000 सैनिक लेकर के पाकिस्तान इनके राज्य पर आक्रमण करता है, चूँकि इनका राज्य जो है सीमावर्ती राज्य है, इसीलिए थोड़ा इनसे जो है काम हो भी नहीं पाया था, विलय हो भी नहीं पाया था। तो जब 10,000 सेना लेकर के वहाँ से पाकिस्तान इनके राज्य पर आक्रमण करता है, तो इनके ब्रिगेडियर होते हैं राजेंद्र सिंह। चूँकि वहाँ की जनता अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर की देखा जाए अगर जनता, तो जो जम्मू कश्मीर की जनता थी लगभग 60% लोग मुस्लिम थी, मुस्लिम आबादी थी। राजा हिंदू था। ब्रिगेडियर इनके जो होते हैं राजेंद्र सिंह, वो भी क्या होते हैं, हिंदू ही होते हैं। उनको ये बराबर आशंकाएं बनी होती हैं कि अगर पाकिस्तान कहीं आक्रमण कर दिया तो जनता खुद पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिल जाएगी, और उनका शक सही भी निकलता है। जब 10 अक्टूबर को पाकिस्तान हमला करता है तो मुजफ्फराबाद तक हो जाता है, जो कश्मीर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। जब पाकिस्तान की सेना मुजफ्फराबाद आ जाती है तो मुजफ्फराबाद आने पर उसके आगे अगर आप चलेंगे तो उरी है, जहां हमला हुआ था। उरी पे मूवी भी बनी थी। उरी पे जब सेना पाकिस्तान की पहुंच आती है तो उरी आते आते लगभग आधा से ज़्यादा उनकी जो विरोधी हिस्सा था, वो एक बड़ा हिस्सा उनका देखा जाए तो पाकिस्तान की सेना को ज्वाइन कर लिया। अब जो है राजा हरि सिंह को और ब्रिगेडियर इनके जो होते हैं राजेंद्र सिंह को, इनको एहसास हो गया कि अब राज्य में
हमारी सेना का पाकिस्तान की सेना से लड़ पाना मुश्किल है। इस तरह से वो क्या करते हैं कि अब वो सहायता मांगते हैं भारत सरकार से, और सहायता मांगते हैं। और उस समय जो है खुद का वो प्रधानमंत्री भी वहाँ हुआ करते थे, मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन के कहने पर और वीपी मेनन के कहने पर फिर वो क्या करते हैं, जब इतनी कशमकश में आते हैं तब वो जा कर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं तब यहाँ से दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट से, जो शायद अब नहीं है, अब तो शायद इसका उपयोग केवल सेना के लिए किया जाता है, वहाँ से जो है हवाई जहाज़ उड़ती है और सीधे जम्मू एयरपोर्ट पहुँचती है कश्मीर घाटी में। और उसके बाद जो है सेना पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ती है और उनको मारती है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ उसी में हो चुका था कि जब सेना उरी को पार कर गई थी और बारामूला के करीब आ गई थी, तो उसी दौरान जो है एक वहाँ पर पुल था, ब्रिज था। उस ब्रिज को जो इनके ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, वो बम से उड़ा देते हैं। तो थोड़ा उनको आने में, घाटी में तक पहुँचने में जो है, जम्मू तक पहुँचने में उनको समय लग जाता है। नहीं तो ये कहना मुश्किल था कि फिर वो हिस्सा जो है भारत का हो पाता। तो कहीं न कहीं उस बहादुर व्यक्ति का भी योगदान जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने का था। और कहा ऐसा जाता है कि उसने, जो राजा हरि सिंह था, जब उसको एकदम एहसास हो गया कि अब हम जो है हमारा राज्य छीन जाएगा, तो उसने, बताते हैं लोग, उसमें कहीं कहीं मिलता है कि अपने जो अधीनस्थ होता है उसको पिस्टल, अपनी जो रिवॉल्वर होती है उसको लोड करके देता है और कहता है कि अगर कल भारतीय सेना जम्मू से पाकिस्तानियों को खदेड़ने में सफल अगर नहीं होती है तो मुझे उठाना मत, मुझे सीधे गोली मार देना। यही कह करके वो सोता है। और उसके पहले उसने साइन कर दिया था। हालांकि भारतीय सेना हमारी आज से बहादुर नहीं है। आप जानते हैं उसी समय से, जिस समय संसाधन नहीं थे, साइकिल पर जो है किस तरह से रॉकेट लॉन्चर लाद करके, आप पिक्चरों में और जो मूवियों में देख रहे हैं वो कपोल कल्पित घटनाएं नहीं हैं, वो सत्य घटनाएं हैं। तो बहादुरी से लड़ती है सेना और वहाँ से उनको मारकर खदेड़ती है। और इस तरह से आप जानते हैं कि जो है भारत में इसका विलय हो जाता है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। और जो वहाँ का राजा होता है हरि सिंह, उसकी जो है रियासत जो है तरह से समाप्त क्या होती है, वो अग्रीमेंट किया रहता है और बाकी चीज़ें आप, उसका खुद का संविधान होता है, कई शर्तों के साथ विलय करता है। वो अलग मुद्दा है, इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं। तो इस तरह से होता है जम्मू कश्मीर का। हालांकि जम्मू कश्मीर का आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है। अब आती है बात हैदराबाद की। हैदराबाद की जो बात आती है, हैदराबाद का दिया है पढ़ने के लिए आपको, है जम्मू कश्मीर का नहीं था, मैं बता दिया हूँ। जो हैदराबाद की बात आती है, हैदराबाद की जो संख्या होती है वो लगभग 85% से 86% तक अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से वहाँ की जनसंख्या होती है हैदराबाद की हिंदू। और जो वहाँ का शासक होता है वो होता है, एक तरह से आप जानते हैं, नाम है उसका, वो मुस्लिम होता है और उसका नाम होता है मीर उस्मान अली खान। क्या नाम होता है? मीर उस्मान अली खान। ठीक है। ये मीर उस्मान अली खान जो था, नवाब इसे कहा जाता था, ये दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था हैदराबाद रियासत का। मीर उस्मान अली खान क्या था? दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। ये घोंचू कहते हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे,
नक्शा आप अगर देखेंगे भारत का, ये यहाँ है, ये कहते हैं हम पाकिस्तान में मिलो। भाई यहाँ मिलो चाहे यहाँ मिलो, चाहे पूर्वी मिलो चाहे पश्चिमी मिलो, ये महोदय कहते हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। समझाने पर ये समझते नहीं हैं। उधर वल्लभ भाई पटेल रहते हैं व्यस्त, कहते हैं एक काम करो, तुम हमसे जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लो और 1 साल तक आपकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। बनी भी रहती है, लेकिन फिर क्या होता है कि इसकी खुद की एक सेना होती है, इस नवाब की। किसकी? नवाब की। नवाब की जो सेना होती है, उस नवाब की सेना को लोग कहते थे उसमें रजाकार। ये बड़े वाहियात इंसान सब थे। ये क्या करते हैं कि वहाँ जब अंग्रेज़ छोड़ के चले जाते हैं इस रियासत को, तो ये वहाँ की जनता को, चूँकि हिंदू जनता होती है, तो ये रजाकार क्या करते हैं, ये हिंदू जनता को जो है, हिंदू के बहन बेटियों को, महिलाओं को, ये उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, मारते पीटते हैं। अब ये सूचना पहुंचती है वल्लभ भाई पटेल को, गृह मंत्रालय को। वल्लभ भाई पटेल कहते हैं अच्छा रुको, हम तुमको बताते हैं। अब हम थोड़ा फुर्सत में भी हो गए, ठीक है। और 23 सितंबर 1948 तिथि होती है इसकी, 23 सितंबर की 1948 गृह मंत्रालय से भेज देते हैं सेना, और ऑपरेशन चलता है कौन सा भैया? ऑपरेशन पोलो। नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? कितने दिन चलता है? 5 दिन बस। सबका जो है ऐंठन ढीला हो जाता है 5 दिन में। 1948 23 सितंबर को सेना भेजते हैं। कहा तो ये जाता है कि ये गृह मंत्रालय में रहते हैं, चूँकि जो पैरामिलिट्री होती है, पैरामिलिट्री गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। तो कहीं ये तथ्य लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछते नहीं हैं और सेना भेजते हैं। 23 सितंबर 1948 को 5 दिन तक मार पीट के सब खेला ख़त्म कर देते हैं। और अंत में ये क्या करता है, ये जो होता है, ये राज छोड़ करके अपना भाग जाता है पाकिस्तान। तो इस तरह से हैदराबाद की रियासत का भी क्या हो जाता है, यहाँ पर विलय हो जाता है, ठीक है। मणिपुर का भी इसे देखा जाए तो मणिपुर में भी क्या होता है, भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। मणिपुर का जो होता है राजा, उसका नाम होता है महाराजा बोधचंद्र सिंह। कौन होता है भैया मणिपुर का? मणिपुर का राजा होता है, अगवा लगाते सब महाराजा, या आर्टिकल 18 के तहत सब खत्म हो चुका है, जानते कि नहीं? उपाधियों का अंत लिखा है, उपाधियों का अंत। अब ये नाम देखिए इनका, महाराजा बोधचंद्र। क्या नाम था? महाराजा बोधचंद्र। ये महोदय क्या करते हैं, ये भी नहीं रहते हैं तैयार, लेकिन बाद में ये बहुत झंझट बवाल नहीं करते हैं, और इनके साथ जो है एक केवल समझौता होता है और ये आराम से विलय कर देते हैं। समझौता कहाँ होता है? ये मर्जर एग्रीमेंट पर और शिलांग समझौता के नाम से है ना। इनके साथ जो है भारत सरकार के साथ मर्जर एग्रीमेंट, या इसी को कहते हैं शिलांग समझौता। क्या होता है? समझौता। चूँकि उस समय अगर आप देखें तो असम, मेघालय, मणिपुर बराबर मणिपुर रियासत है ना।
मणिपुर रियासत। ये सभी रियासतें थीं। तो मेघालय की राजधानी आज है शिलांग, और वहीं पर समझौता होता है, इसे शिलांग समझौता भी कहा जाता है ना। मर्जर एग्रीमेंट पर राजा बोझ चंद्र आते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, और ये समझौता पूर्ण हो जाता है। इनका भी भारत में विलय हो जाता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और जानने वाली बात है कि ये मणिपुर ही था। ये भी विलय कैसे करते हैं कि यहाँ पर करने का कारण भी वही था कि यहाँ की जनता जो है अब बाद में बहुत विद्रोह करने लगती है, और यह इसी कारण जो है विद्रोह के कारण ये पहला राज्य बनता है कि यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होता है ना। आप जानते हैं कि पहले वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 पारित हुआ था। कब? 1988। अगर पारित पूछे तब और लागू पूछे तब ये हुआ। और जो ये उम्र थी 18 वर्ष वोट देने की, वो 21 वर्ष थी, ये कर दी गई 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष की आयु जो पूरी करेगा वो सभी लोग वोट देने के भागीदारी होंगे। और भारत में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करने वाला राज्य मणिपुर ही है, जहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, तो महाराजा बोध चंद्र हुआ करते थे। इस तरह से जो है मणिपुर का भी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं। कब? 11 अगस्त 1947 को। ये भी कहीं लिख लीजिए आप, कब होता है? 11 अगस्त 1947। ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि 11 अगस्त 1947 को 11 अगस्त 1947 को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं। हाँ, ये थोड़ा हम गलत बता दिया आपको। ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं 11 अगस्त को। विलय बाद में होता है। ठीक है। विलय की डेट थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा कि विलय की डेट कब है। विलय की डेट अगर वैसे मणिपुर में दे रहा है 1955। ठीक है। ये जो है विलय की बात करिए अगर, तो 1955 में ये जो डेट है 11 अगस्त 1947, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करने की। इस तरह से मणिपुर का विलय हो गया। आपकी किताब में मणिपुर दिया है और जूनागढ़ ही दिया है। ठीक है। अब देखिए मणिपुर का भी विलय हो जाता है। अब राज्यों का पुनर्गठन आता है। तो राज्यों का पुनर्गठन हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लगभग 1 घंटा से ऊपर जा रहा है। कुछ लोग सोचेंगे कि इतना लंबी वीडियो से अच्छा था कि 2 वीडियो हो जाती। तो इस तरह से आपने देखा। हाँ, एक राज्य छूट रहा है, आप जो देख रहे हैं, जो जूनागढ़ की रियासत थी। कहाँ की? जूनागढ़ की रियासत थी। जो जूनागढ़ की रियासत थी, उसका जो है मोहम्मद महाबत खान जो है होता है वहाँ का राजा। कहाँ का? जूनागढ़। जो जूनागढ़ की रियासत होती है वहाँ का राजा होता है मोहम्मद महाबत खान। कौन होता है? मोहम्मद महाबत खान। हैदराबाद का कौन रहता है? मीर उस्मान अली खान। ये जो है वहाँ का शासक होता है। और वहाँ की बात ये रहती है कि वहाँ जनता इसका विद्रोह कर बैठती है और वहाँ करवाया जाता है जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट हो जाता है, जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह में जो जूनागढ़ की जनता होती है वो कहती है कि भैया हम मिलेंगे भारत में। और इस तरह से
कि ये जो जूनागढ़ होता है ये एक तरह से गुजरात का हिस्सा बन जाता है। गुजरात में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इस तरह से आप तीनों राज्यों का देख लिया, विलय हो चुका है, समस्याएं क्या थी वो भी बता दिया गया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि राज्य का जब ये सब हो जाता है तो राज्य का फिर प्रशासन चलाने के लिए राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाता है। वो छोटी वीडियो होगी, 10-15 मिनट में सब हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।